हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आशीष सिंह लेक्चर्स के ऊपर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी चीज जिसका आपको इंतजार था काफी दिनों से। मुझे भी इंतजार था और फाइनली मुझे ये करने दिया जा रहा है और वो है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत, राइट। तो क्लास 12 चैप्टर 11 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर अंग्रेजी में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे अगर इस चैप्टर का नाम देखा जाए तो इसका नाम है द्वैत प्रकृति, प्रकाश एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बट आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर। ठीक है। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने फिजिक्स की दशा बदल दी। सही बता रहा हूं मैं, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलवाया था, है ना। और इसने फिजिक्स को एकदम ऐसे धक्का दिया था मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ। और यहीं से अगर देखा जाए तो फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो परंपरागत फिजिक्स जिसको अपन क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और एक हमारी मॉडर्न फिजिक्स जिसको आधुनिक भौतिकी कहा जाता है, राइट। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर, राइट। तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन उठा लो, मजा आएगा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो मेरे साथ में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव बात किसकी करता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की वजह से होने वाले धारा प्रवाह की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं 12th के पहले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना है, ठीक है, तो अगर आपको किसी धातु से, ठीक है, धातु की प्लेट से अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना है, इलेक्ट्रॉन्स का आपको उत्सर्जन करना है, तो आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, आप उनमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। देखो फंडा ये है कि आपकी जो धातु की प्लेट है, जैसे मान लो ये आपकी एक धातु की प्लेट में यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। ये जो धातु की प्लेट है इसमें इतना तो हमें पता है कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परमाणु से बंधे हुए ना हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु से बंधे हुए हो सकते हैं, तो उनको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से आजाद है, वो इस धातु में कहीं भी जा सकते हैं, वो इस धातु को छोड़कर बाहर आने के लिए आजाद नहीं है। तो यहां पर जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, जैसे आपको मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये धातु के पास में ही रहेंगे, धातु की सतह को छोड़कर नहीं जाएंगे, भले इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता हो। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से एक तो ये गलतफहमी मत पाल लेना कि ये पूरी तरीके से मुक्त है, ये धातु में गति करने के लिए स्वतंत्र है। अगर इनको आपको धातु से बाहर निकालना है, उत्सर्जन करना है इनका धातु की सतह से, तो फिर आपको इनको रिश्वत देनी पड़ेगी, इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, राइट। तो इस ऊर्जा को कहा जाता है कार्य फलन, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें यही ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी धातु से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पृथक करने हैं या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करना है, बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक या उत्सर्जित करने के लिए कुछ रिश्वत, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा। इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं अपन, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य फलन कहलाती है। इसको सामान्यतया पाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो कार्य फलन कहलाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपके साथ रहने वाला है। आ गया सबको समझ में। भाई एक घर के अंदर कुछ बच्चे हैं,
ठीक है, और वो मस्त है अपने घर के अंदर, मस्त खेल रहे हैं। अब अगर आपको उनमें से किसी बच्चे को बाहर बुलाना है, तो जो लालच उनके पास में है घर के अंदर, उनके पास में खिलौने पड़े हैं, उससे बड़ा लालच आपको देना पड़ेगा। आपको एक डेयरी मिल्क या फिर कैडबरी की कोई चॉकलेट उनको दिखानी पड़ेगी। वो थोड़ा बड़ा लालच देख के हो सकता है अपने घर से बाहर आ जाए और आपके साथ खेलने लगे, है ना। ठीक है, तो यही काम यहां पर हो रहा है कि वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपने धातु के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र है, बट अगर इनको आपको बाहर निकालना है तो इनको आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, कुछ मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उस ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। अब किस धातु को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी ये उस धातु के ऊपर निर्भर करता है। अब ये जो ऊर्जा देने का काम है, ये 3 अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। 3 अलग अलग प्रकार से, भाई हमें ऊर्जा देनी है कुल मिला के, तो हम किस किस प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं, तुम सोच के देखो। अगर तुम्हें दूध को गर्म करना है, तो दूध को गर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। कैसे देते हो, तुम ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हो, राइट। तो यहां पर भी हम 3 अलग अलग प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं। तो मैं इसकी 3 कॉपीज बना लेता हूं। तो ये भी हमारा एक धातु का प्लेट हो गया, और एक और कॉपी हमने बना ली। अब ये भी हमारी धातु की प्लेट होगी। तो 3 अलग अलग प्रकार से ये जो आवश्यक ऊर्जा है ये दी जा सकती है। पहला तरीका तो बहुत कॉमन है, जो हम सब ने यूज किया है। पहला तरीका क्या है, आप बर्नर से यहां पर इसको क्या करने लग जाओ, गर्म करने लग जाओ, इसको गर्म करो। तो जैसे आप गर्म करोगे तो ऊष्मा के रूप में आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, राइट। और जैसे आप ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दोगे तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय उत्सर्जन। इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का, ये पहला तरीका हो गया, ये इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय उत्सर्जन कहलाता है। हम ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहे हैं, बहुत कॉमन मेथड। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है थर्मोनिक, ठीक है, एक्सट्रैक्शन बोल लो, ठीक है ना, या थर्मोनिक उत्सर्जन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ही बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ऊष्मीय का मतलब थर्मोनिक एक्सट्रैक्शन मान लो आप, ठीक है ना। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो। आप इधर एक धनात्मक प्लेट रख दो, तो यहां पर आपने एक बहुत धनात्मक प्लेट रख दी, ठीक है। आपने एक बहुत उच्च विभव यहां पर लगा दिया, तो ये आपने एक बहुत उच्च विभव यहां पर लगा दिया। और इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, यहां पर एक निम्न विभव लगा दिया, निम्न विभव यहां पर लगा दिया। तो एक विभवांतर आपने यहां पर लगा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहां पर, ठीक है, इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट होगी, जो विद्युत क्षेत्र यहां पर पैदा होगा, ये विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगाएगा, और इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया इलेक्ट्रॉनों को धातु की वजह, धातु से बाहर निकालने का। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, और इस दूसरे तरीके को कहा जाता है फील्ड एमिशन। ठीक है, इसको कहा जाता है फील्ड एमिशन। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकाल सकते हो। तो ये 2 तरीके तो बहुत कॉमन हैं, इनमें कुछ खास बात नहीं है, इनसे साइंस की दशा नहीं बदलेगी। जो तीसरा तरीका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को परंपरागत तरीके से ऊर्जा दे रहे हो। परंपरागत तरीका क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनों की एक्चुअल में ऊर्जा बढ़ाने के लिए किस प्रकार का यूज कर रहे हो, परंपरागत तरीकों का यूज कर रहे हो। ठीक है, उसको गर्म कर दिया आपने धातु की प्लेट को, या उसको एक बहुत तगड़े विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, तो ये परंपरागत तरीके हैं।
अब आप क्या करने वाले हो, अब आप ये करने वाले हो, अब आप रेडिएशन का, तरंगों का उपयोग करने वाले हो। ठीक है, तो अब जो तीसरा तरीका है उसमें आप क्या करोगे, तीसरे तरीके में आप रेडिएशंस का यूज करोगे यहां पर। ठीक है, यहां पर आप विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करोगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो भी ऊर्जा को संवहित करती है। तो यहां पर आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया, जैसे आपने प्रकाश का उपयोग कर लिया, क्योंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके आपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो ये है हमारा तीसरा तरीका, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश की वजह से धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना प्रकाश का उपयोग करके, अंग्रेजी में कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत नहीं है, क्योंकि यहां पर पहली बार हम एक कण और एक तरंग के बीच में होने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। आया समझ में भाई? ये परंपरागत तरीका था कि जब भी तुम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हो, उसके ऊपर बल लगता है और उस बल की वजह से वो गति करता है, बाहर आ जाएगा। ये परंपरागत तरीका है कि जब भी तुम किसी कण को या किसी वस्तु को गर्म करते हो तो उसके जो कण हैं उनको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को पाकर वो बाहर आ जाते हैं। ये सब परंपरागत तरीके हैं। यहां पर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। पहली बार हमें यहां पर एक तरंग और एक कण आपस में किस तरीके से प्रक्रिया करते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। और ये फिजिक्स के लिए बहुत नया था। तो इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था वो बहुत चौंकाने वाला था। वो ऐसा था जिसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, और उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए मैदान में आना पड़ा आइंस्टीन, बाबा श्री श्री 1008 श्री आइंस्टीन महाराज को। पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से अपन समझेंगे, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा कि हमें एक धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें किसका उपयोग करना है, प्रकाश का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करना है। क्यों हम कर रहे हैं ये, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कैसे तरंग और कण आपस में एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, आपस में कैसे एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रयास किया था दो वैज्ञानिकों के समूह ने, बहुत फेमस है, इसको कहा जाता है हॉलवॉश। ठीक है, इसको कहा जाता है हॉलवॉश एंड लेनार्ड, और लेनार्ड का प्रयोग। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रायोगिक रूप से हमें करके बताया था। प्रायोगिक रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है ना? तो अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आपको, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अभी अपन इसको और अच्छे से परिभाषित कर लेंगे ना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अभी अपन इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना, बाद में लिख देंगे अपन इसको, पहले अपन यहां पर चलते हैं। ये प्रयोग क्या था, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, हाँ यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने एक कांच की नलिका ली। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने एक कांच की ये नलिका ली है। ठीक है, ये एक कांच की नली इन्होंने ली इस तरीके से, और इस कांच की नली में इन्होंने एक छोटा सा हिस्सा बस काट दिया, अलग कर दिया उसको। तो ये कांच की नली है। अच्छा, कांच की नली क्यों ली है, ताकि इसके अंदर की पूरी वायु को बाहर निकाल लिया जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर आप पूरी की पूरी वायु को बाहर निकाल लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि अंदर कोई गैस के अणु नहीं बचेंगे, और अगर कोई गैस के अणु नहीं बचेंगे
तो आप शुद्ध रूप से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले हैं उनकी गति का अध्ययन कर पाओगे। भाई उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा ना, उनसे कोई टकराने वाला नहीं रहा, तो इसलिए यहां पर कांच की नली का इन्होंने उपयोग किया। और इस कांच की नली में इन्होंने एक छोटा सा हिस्सा ऐसे अलग से काट के, एक छोटा सा हिस्सा यहां पर अलग से काटा, और यहां पर एक पारदर्शी पदार्थ का इन्होंने उपयोग किया। ठीक है, तो ये पारदर्शी पदार्थ है, यहां से प्रकाश जो है वो अंदर आ जा सकता है। छोटा सा छिद्र है ये, मान लो एक बार के लिए। तो इस तरीके का इन्होंने उपयोग किया, और है ना, ऐसे कर लो, यहां से इन्होंने प्रकाश को एंटर करवाया। तो यहां पर आपके पास में एक प्रकाश का स्रोत है, तो ये रहा आपका प्रकाश का स्रोत। ठीक है, और इस प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश की तरंगे निकल रही है, उन प्रकाश की तरंगों को, तो ये प्रकाश का स्रोत हो गया, और यहां से जो तरंगे आ रही है, ठीक है, उन तरंगों को इन्होंने आपतित करवाया एक धातु की छड़ के ऊपर। तो यहां पर एक धातु की छड़ है, ठीक है, धातु की प्लेट है। ठीक है, तो ये प्रकाश संवेदनशील धातु कहलाती है। जैसे सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है सीजियम। ठीक है, तो ये क्या है, ये है यहां पर ये जो चीज है, ये प्रकाश संवेदनशील, मतलब प्रकाश संवेदनशील का मतलब हो गया जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। ठीक है, धातु की प्लेट कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संवेदनशील धातु की प्लेट ये इन्होंने ली, और यहां पर इन्होंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे, दूसरी तरफ एक और प्लेट ली इन्होंने, यहां पर भी एक धातु की प्लेट है। ठीक है, और इस प्लेट से इन्होंने दूसरे हिस्से को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ऐसे। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अपन तो बहुत सिंपल सा यहां पर एक बार डायग्राम बना रहे हैं। मेन चीज अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं हुआ क्या। तो क्योंकि ये वाली जो प्लेट है इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इसको कहा जाता है कैथोड प्लेट या सी प्लेट बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या कहेंगे अपन इसको, कैथोड प्लेट कहेंगे। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप। और ये वाला जो प्लेट है इसको आपने धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इसको अपन बोलेंगे ए प्लेट, या फिर पूरा लिखोगे तो इसको कहा जाता है एनोड प्लेट। इसको कहा जाता है एनोड प्लेट। आइडिया बहुत सिंपल था इनका, आइडिया बहुत सिंपल था इस एक्सपेरिमेंट का, कि जब हम यहां से प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की जो तरंगे हैं उनको इस धातु के ऊपर आपतित करवाएंगे, तो इन तरंगों का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन्स इस धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, 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 ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएंगे। अब हो सकता है इन इलेक्ट्रॉनों के पास में बाहर आने के बाद में भी इतनी ऊर्जा हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन स्वयं ही एनोड तक पहुंच जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट हम अगर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर धक्का और लगाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, इस प्लेट को ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्ट किया, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए वो वापस से प्लेट पर ना जाए। उसके ऊपर ये जो ऋणात्मक प्लेट है वो क्या लगाएगी, और धक्का लगाएगी, उसको प्रतिकर्षित करेगी। तो इससे क्या सुनिश्चित हो जाएगा, इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किधर की तरफ गति करने लगेंगे, ये इस एनोड प्लेट की तरफ गति करने लगेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड प्लेट की तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड तक पहुंच भी जाएंगे। अगर वो एनोड तक पहुंच गए तो एनोड तो वैसे ही स्वागत करने के लिए तैयार है, धनात्मक प्लेट है, राइट। तो फिर ये आपका परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और परिपथ पूर्ण हो जाएगा तो आपको धारा प्रवाहित होते हुए नजर आएगी। ठीक है,
तो जैसे ही आपका परिपथ पूर्ण हुआ तो आपको धारा प्रवाहित होते हुए नजर आएगी। धारा की दिशा तो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है उसकी विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बह रहे हैं, ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और जो यहां पर धारा हमें नजर आएगी वो धारा किस दिशा के अंदर बहेगी, वो इस दिशा के अंदर बहेगी। उस धारा का मापन करने के लिए, ठीक है, इस दिशा में हमें धारा बहती हुई नजर आएगी, उस धारा का मापन करने के लिए हमने यहां पर एक एमीटर लगा रखा है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया। तो ये एमीटर हमें बता देगा कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये उनका आइडिया था कि अगर वाकई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा तो हमें इस परिपथ के अंदर धारा मिल जाएगी, हमारा एमीटर बता देगा इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रयोग का जो लक्ष्य है वो क्या है, तो सबसे पहले तो अपन वो लिख देते हैं कि प्रयोग का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो प्रयोग का लक्ष्य है पहला, ठीक है, प्रकाश अवशोषित, ठीक है, प्रकाश अवशोषित होने से इलेक्ट्रॉन्स का पी प्लेट से उत्सर्जन होना, यह हमारा पहला लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या है, ठीक है, जो हमने यहां पर वोल्टेज लगाया है इसको अपन बोलते हैं त्वरित विभव। इसको क्या बोला जाता है, त्वरित विभव बोला जाता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गए, इनका त्वरित विभव की सहायता से, त्वरित विभव की सहायता से इनका एनोड प्लेट तक पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य है। और फिर तीसरी चीज ये है, परिपथ में इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा उत्पन्न होना, जिसे आगे चल के हम क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा कहा जाएगा। तो जब हमने ये प्रयोग सेटअप किया तो हमारे 3 टारगेट थे। ये प्रयोग की करने के पीछे हमारे 3 टारगेट थे कि पहला, हम प्रकाश को अवशोषित करवाएंगे, प्रकाश अवशोषण से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे, बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे तो वैसे खुद ही पहुंच जाएंगे, बट जो नहीं पहुंचेंगे उनको त्वरित विभव की सहायता से हम लोग पहुंचा देंगे। और फिर परिपथ पूर्ण होने से हमें एक धारा मिलेगी इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, उस धारा का हम मापन करके उसका नाम प्रकाश विद्युत धारा रख देंगे। हम इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा इस प्रयोग का लक्ष्य है। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब हमारे जो प्रेक्षण है वो क्या क्या निकले, क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहां पर प्रेक्षित करी। तो सबसे पहला जो प्रेक्षण है हमारा, तो लक्ष्य हमें पता पड़ गया। अब अपन बात करते हैं इस प्रयोग के प्रेक्षण, क्या क्या चीजें हमने यहां पर ऑब्जर्व करी, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे ऑब्जर्वेशन, इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। क्या क्या चीजें हमने इस प्रयोग के अंदर ऑब्जर्व करी। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया और इसको हमने फिर एक ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट किया है कि ये हमारा जो ग्राफ है, एक तरफ हमने प्रकाश विद्युत धारा, तो यहां पर तो हमने किसको प्रदर्शित किया है, यहां पर हमने प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रदर्शित किया है, और यहां पर हमने वोल्टेज को प्रदर्शित किया है, यहां पर हमने वोल्टेज को प्रदर्शित किया है, ठीक है।
तो ये जो वोल्टेज है ये आपका कहलाता है त्वरित विभव, ये कहलाता है आपका त्वरित विभव। त्वरित विभव कब कहलाता है? जब आपका कैथोड होता है ऋणात्मक, ठीक है, कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड क्या होता है आपका धनात्मक होता है। अगर इस प्रकार से आपने विभव लगा रखा है तो वो क्या कहलाएगा? त्वरित विभव कहलाएगा। वो इन इलेक्ट्रॉनों को एनोड की तरफ गति करवाने में सहायता करेगा। लेकिन अगर तुम उल्टा काम कर दो, ठीक है, अगर तुम उल्टा काम कर दो, अगर तुम कैथोड प्लेट को तो बना दो धनात्मक, है ना, उल्टा काम कर दिया आपने, और एनोड प्लेट को आपने बना दिया क्या? ऋणात्मक बना दिया, तो अब क्या होगा? अब तो चक्कर पड़ जाएगा। कैथोड प्लेट आपकी धनात्मक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो तो उनको वापस से आकर्षित कर लेगी, तो वो इलेक्ट्रॉनों को जाने ही नहीं देगी एनोड तक, मतलब उनकी गति को रोकने का काम करेगी। इसलिए इसको कहा जाता है मंदन विभव, ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर आपने कैथोड को ऋणात्मक बना रखा है, एनोड को धनात्मक बना रखा है, जैसा मैंने इस चित्र के अंदर बना रखा है, तो जो विभव है वो क्या कहलाएगा? त्वरित विभव कहलाएगा। और अगर आप उल्टा कर दोगे बैटरी को, कि आपने कैथोड को धनात्मक बना दिया, एनोड को ऋणात्मक बना दिया, तो ये जो विभव आप लगाओगे ये मंदित करने का काम करेगा, मंदन विभव कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो हम हमारे इस वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे आप प्रकाश डालोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उनमें से कुछ तो अपने आप ही एनोड तक पहुंच जाएंगे, तुम्हें कोई त्वरित विभव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इवन त्वरित विभव का मान 0 होगा ना, तो भी आपको यहां पर धारा दिखाई देगी, तो भी आपको धारा दिखाई देगी। तो कुछ मात्रा में आपको यहां पर धारा दिखाई दे रही है। त्वरित विभव 0 है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, यानी कि आपको धारा का मान मिल रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आप त्वरित विभव को बढ़ाओगे, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनों के ऊपर धक्का लगा रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन बेचारे नहीं पहुंच पा रहे वो भी पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे त्वरित विभव बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ते 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 आप देखोगे कि फिर नियत हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इस नियत मान को कहा जाता है संतृप्त धारा, इसको कहा जाता है संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, संतृप्त धारा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे तुमने सबको ही एनोड तक पहुंचा दिया, अब कोई बचा ही नहीं है। भाई तुम्हें कहा गया था कि एक गांव को खाली करके सारे लोगों को दूसरे गांव तक भेजना है, तुमने बसें लगवा दी, तो बस जाती 10 लोगों को उठा के फिर दूसरे गांव डाल दी, फिर अब बाकी बचे हुए 10 लोगों को उठा के डाल, फिर करते 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 पूरा गांव खाली हो गया, और तुम फिर भी बस के चक्कर लगवाए जा रहे हो। तो बस का ड्राइवर बोलेगा ना कि भाई अब तो छोड़ दो मुझे, क्योंकि मैं जा रहा हूं बार बार, मुझे गांव में कोई मिल ही नहीं रहा, मैं किसको लेके आऊं? जिसको लाना था वो तो मैं पहले ही ला चुका। तो यहां पर भी यही हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, आपने त्वरित विभव को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और एक अवस्था ऐसी आ गई कि जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकले थे वो सारे के सारे पहुंच गए, सारे के सारे एनोड प्लेट पर पहुंच गए, और सारे के सारे एनोड प्लेट पर पहुंच गए तो आपकी धारा का मान संतृप्त हो गया। मतलब अब आपकी धारा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि धारा तो इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने पर बढ़ेगी ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? संतृप्त धारा कहा गया। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर उल्टा होता तो क्या होता, कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से पहुंच रहे थे, तुम्हारा त्वरित विभव 0 था, अब तुमने क्या करा? उल्टा विभव लगाया, तुमने कैथोड को धनात्मक बना दिया, एनोड को ऋणात्मक बना दिया, तो जो बेचारे इलेक्ट्रॉन खुद की मर्जी से पहुंच रहे थे तुम उनको भी आकर्षित कर रहे हो, तुम उनको भी एनोड तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो जैसे जैसे आप मंदन विभव का मान बढ़ाओगे तो आपकी धारा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर धारा का मान 0 हो जाएगा। और ये जो मंदन विभव का मान है जिस पर धारा का मान 0 हो जाता है, इसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार के लिए आप ध्यान रख लो, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देगा, अब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एनोड तक नहीं पहुंचने देगा। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ।
सबसे पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन, ना तो आपने त्वरित विभव लगाया ना आपने मंदन विभव लगाया, कुछ नहीं लगाया आपने, खूब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से एनोड तक पहुंच गए और धारा को प्रवाहित करने लगे, तो आपको धारा का मान मिला। अगर आप त्वरित विभव बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ते 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 संतृप्त हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे वो सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर तुम मंदन विभव का मान बढ़ाओगे तो जो बेचारे इलेक्ट्रॉन खुद की मर्जी से पहुंच रहे थे, खुद की ऊर्जा से पहुंच रहे थे एनोड तक, तुमने उनको भी रोकने का काम किया, और रोकने का काम किया तो धीरे धीरे आपके धारा का मान घटता गया और एक पोटेंशियल ऐसा मिल गया तुम्हें जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वापस से कैथोड के पास में आ गए, मतलब यूं कह लो एनोड तक नहीं पहुंच पाए, मतलब धारा आपकी प्रवाहित ही नहीं हो पाई और धारा का मान शून्य हो गया। तो जिस मंदन विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है इस परिपथ के अंदर, वही क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, और तरंगों की वजह से, प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना और परिपथ में धारा का प्रवाहित होना, यह कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहां पर अच्छे से सीख ली। तो ये हमारा मेन ऑब्जर्वेशन है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ करेंगे, हम देखेंगे यार कौन कौन सी चीज का क्या क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला फर्क हमने देखा किसका, इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहला फर्क जो था वो था हमारे, ठीक है, सबसे पहला, एक सेकेंड रुको, इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था हमारा क्या था। अब हमने पहली छेड़छाड़ करी, हमने क्या करा, हमने जो प्रकाश की तीव्रता है, अब तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि जो हम प्रकाश स्रोत यहां पर यूज कर रहे हैं वो कितने वॉट का बल्ब है, कितने वॉट का है। जैसे 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं, 200 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं, वॉट से प्रदर्शित होती है उसकी शक्ति। ठीक है, और शक्ति को अगर आप समय से विभाजित कर दोगे तो तीव्रता मिल जाती है आपको, मतलब तीव्रता और शक्ति एक बार के लिए आप समान मान सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो यहां पर आप कितनी तीव्रता का प्रकाश स्रोत यूज करते हो और उसका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या असर पड़ता है, ये आप देखना चाहते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक वापस से इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, लेकिन अब की बार आप क्या कर रहे हो, आपकी बार आप तीव्रता को थोड़ा सा बढ़ा देते हो। ठीक है, तो आप तीव्रता को बढ़ा दोगे। मान लो आपने पहले यहां पर 100 वॉट का बल्ब यूज किया था, अब आपने दुगना कर दिया, 200 वॉट का बल्ब यूज करने लगे आप, और वापस से इस एक्सपेरिमेंट को आपने दोबारा से किया। तो आपने देखा कि जैसे तीव्रता को बढ़ा दिया जाता है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यहां पर आ जाता है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब अपने आप एनोड तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप त्वरित विभव बढ़ाओगे तो वही धारा बढ़ते 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 एक लेवल ऐसा आएगा, क्या हो जाएगी, संतृप्त धारा बन जाएगी। यानी कि आपकी संतृप्त धारा का मान भी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं। हां, आप अगर मंदन विभव का मान बढ़ाओगे तो संतृप्त धारा का मान घटते 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 वापस उसी बिंदु पर जीरो होता हुआ नजर आएगा जिस बिंदु पर पहले नजर आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर तो आपने तीव्रता को बढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर तो आपने तीव्रता को बढ़ा दिया। जैसे मान लो प्रकाश की जो तीव्रता थी वो यहां पर W1 थी। ठीक है, और यहां पर आपने बढ़ा के कितनी कर दी, W2 कर दी। तो W2 इज ग्रेटर देन W1। तो जैसे आपने तीव्रता को बढ़ाया, संतृप्त धारा का मान तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी आपको उतना ही मिल रहा है। चलो अब आप कम करके देखोगे, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आपने क्या करा, अब तीव्रता को घटा दिया, पहले दुगना किया था अब आधा कर दिया। अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है ये हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया तो इधर का पूरा ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो
कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको उसी जगह पर मिलेगा जिस जगह पर पहले मिल रहा था। मतलब मान लो कि यहां पर जो तीव्रता का मान है वो W3 है और W3 इज लेस देन W1 है, तो संतृप्त धारा का मान तो घट गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी आपको उतना का उतना ही मिल रहा है, उतना का उतना ही मिल रहा है। ये आपने प्रयोग किया तो आपको मिला। अब क्यों मिला वो तो बाद में देखेंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन है भाई साहब, तुम्हें जो मिल रहा है वो साक्षात लिख रहे हो तुम यहां पर। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आई यहां पर। पहली चीज तो हमें ये समझ में आई, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर तीव्रता का प्रभाव देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तीव्रता का प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, कि इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट पर इसमें जो प्रकाश स्रोत हमने यूज किया है उसकी तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या नोट किया। हमने पहली चीज यहां पर नोट करी कि जैसे ही तुम तीव्रता को बढ़ा देते हो तो संतृप्त धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो यहां पर पहली चीज हमें यह पता चली कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान किसके समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। ये पहला निष्कर्ष तुमने निकाला और इसको तुम ग्राफ के ऊपर भी बता सकते हो। एक तरफ आप ले लो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, तो यहां पर तो आपने ले ली संतृप्त धारा, ठीक है, और यहां पर आपने अलग अलग तीव्रताएं ले ली, तो यहां पर आपने अलग अलग तीव्रता ले ली, ठीक है, जिसको मैं W से प्रदर्शित कर रहा हूं, W1 W2 W3 इस तरीके से। तो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है ना वो आपको समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। जैसे 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 आप तीव्रता बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे संतृप्त धारा भी बढ़ती चली जाएगी। तो यही वाली चीज यहां पर आप स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए प्रदर्शित कर सकते हो कि संतृप्त धारा पर तीव्रता, ये तो पूरा ग्राफ है, पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ये सिर्फ संतृप्त धारा और तीव्रता के रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, जो दूसरी चीज हमने यहां पे नोटिस करी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरी चीज हमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, अब मुझे इसकी हिंदी याद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या बोलेंगे यार, पता नहीं यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने देखा कि भले ही तीव्रता बढ़ा दो भले ही तीव्रता घटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अभी भी उतना ही मिल रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये दो निष्कर्ष हमने कहां से निकाले, ये दो निष्कर्ष हमने निकाले हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इस छेड़छाड़ के साथ में। ये हमने छेड़छाड़ करके देखी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक, अब अपन चलते हैं कि तीव्रता, ठीक है, कि ये कितने वॉट का प्रकाश स्रोत। अब अपन बात करते हैं कलर। भाई अपन प्रकाश भी तो अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं ना। कलर का मतलब हो गया आवृत्ति। हम लाल कलर का प्रकाश यूज कर सकते हैं, पीले कलर का प्रकाश यूज कर सकते हैं, नीले कलर का प्रकाश यूज कर सकते हैं। और आपको पता ही है अलग अलग कलर का जो आवृत्ति का मान है वो अलग अलग होता है। जैसे लाल कलर की आवृत्ति सबसे कम होती है और बैंगनी कलर की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हम यहां पर अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश भी यूज कर सकते हैं और वो हम देखना चाहेंगे कि उसका हमारे एक्सपेरिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अपन इसी पेज को कॉपी कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें डायग्राम्स वगैरह दोबारा ना बनाने पड़े। सबसे पहले तो इसको मैं गायब कर देता हूं। अब की बार हम किसका प्रभाव देखना चाहते हैं, अब की बार हम आवृत्ति का प्रभाव देखना चाहते हैं। ठीक है, और मैं इसको गायब कर देता हूं, जो ये वाला पार्ट था हमारा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था इसको भी मैंने गायब कर दिया। ठीक, तो और एक बार के लिए पूरा का पूरा ही मैं गायब कर देता हूँ, ये तो अपना पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा।
ठीक, तो सबसे पहले अपन आवृत्ति का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, अब हम आवृत्ति को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है क्या पता चला, सबसे पहले तो हमें एक न्यूनतम आवृत्ति के बारे में पता चला। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पहला निष्कर्ष तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, पहला निष्कर्ष तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि एक न्यूनतम आवृत्ति ठीक है, जिसे जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं अपन इसको अंग्रेजी में, देहली आवृत्ति कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूनतम आवृत्ति है। तो एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता ही नहीं है। इसीलिए इसका नाम रखा गया देहली आवृत्ति। मतलब एक ऐसी आवृत्ति तुम्हें पता चलेगी, उससे कम आवृत्ति अगर तुमने रखी, कोई धारा नहीं मिलेगी तुम्हें। धारा का मान कितना रहेगा? 0। भले ही तुम तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो, ठीक है, भले ही तीव्रता कितनी भी हो, है ना। कई लोगों को लगेगा कि सर तीव्रता बढ़ा के, भले ही तीव्रता कितनी भी हो, आप 1000 वॉट का बल्ब भी यूज कर लोगे ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारी आवृत्ति इस न्यूनतम आवृत्ति या देहली आवृत्ति से कम है, तो तुम्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमें यह पता चला, और यह हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, पर ठीक है, अब जो पता चला, जो पता चला, चलो फिर ठीक है, हमने आवृत्ति को बढ़ाया, हमने इस न्यूनतम आवृत्ति से ज्यादा कर दिया, हमारी जो आवृत्ति है उसको हमने न्यूनतम आवृत्ति से ज्यादा कर दिया, तब तो मिलेगा हमें प्रकाश विद्युत प्रवाह, मिलेगा। चलो अब देखते हैं उसका फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, हमने देखा, फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो संतृप्त धारा है ना, वो तो लगभग उतनी की उतनी रहेगी। संतृप्त धारा का मान लगभग उतना का उतना ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति बढ़ाने पर आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति बढ़ाने पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मान लो यहां पर आवृत्ति ν1 है और यहां पर आवृत्ति ν2 है, तो जैसे ही आपने आवृत्ति को बढ़ाया, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो यहां पर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 था, ठीक है, यहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के कितना मिल गया? V2 मिल गया। आप आवृत्ति को और बढ़ाओगे तो भी आप देखोगे कि संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, संतृप्त धारा अभी भी तुम्हें उतनी की उतनी मिलेगी, बट आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बढ़ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो आपने आवृत्ति ν3 ले ली, तो जैसे 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 आप आवृत्ति को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ किसका मान बढ़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए था ना, वो अब आपको ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि हम आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, पहले आवृत्ति ν1 थी, इससे बढ़ाया तो आवृत्ति ν2 हो गई, और ज्यादा बढ़ाया तो आवृत्ति ν3 हो गई, और इसी क्रम में हमें V1 मिला, फिर V2 जो होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और V3 जो होगा वो इससे थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ऐसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये निकला हमारा दूसरा निष्कर्ष, ये निकला हमारा दूसरा निष्कर्ष कि अगर हमारी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा हो,
दहली आवृत्ति से ज्यादा हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका जो मान है वो समानुपाती हो जाएगा किसके? आवृत्ति के। तुम जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यह हमारा दूसरा निष्कर्ष है। इसको तुम चाहो तो ग्राफ में भी प्रदर्शित कर सकते हो कि एक तरफ आपने किसको प्रदर्शित कर दिया? एक तरफ आपने प्रदर्शित कर दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और एक तरफ आपने प्रदर्शित कर दिया किसको? आवृत्ति को। आवृत्ति को, ठीक है, जिसको हमने यहां पर न्यू लिखा है। ये वी जैसा दिखता है बट इसको न्यू बोला जाता है, न्यू, ठीक है, ग्रीक लेटर है। तो जो ग्राफ होगा वो हमें कैसा मिलेगा? वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा कि सबसे पहले तो एक न्यूनतम आवृत्ति होगी, इससे कम आवृत्ति पर तो हमें जाना ही नहीं है ना, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रवाह होगा ही नहीं। तो इसको अपन बोलेंगे थ्रेशहोल्ड आवृत्ति। तो इसको अपनों ने नाम दे दिया न्यू नॉट। और जैसे जैसे अब इसके बाद में तुम आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे बढ़ते 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 आपको एक सरल रेखा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। मजेदार बात बताऊं क्या? आप अगर अलग अलग धातुओं के लिए करोगे, जैसे मान लो ये तो आपकी एक धातु है, धातु नंबर 1, अगर आप दूसरी धातु ले लोगे तो आप देखोगे अब आपकी जो थ्रेशोल्ड आवृत्ति है वो भी बढ़ जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया न्यू नॉट डैश। लेकिन ग्राफ जो है वो अभी आपको बिल्कुल समांतर मिलेगा, ऐसा कैसा ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल इसके समांतर। ये हो जाएगा आपका धातु 2। तो यहां से हमें पता चला कि जो दहली आवृत्ति है इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। हाँ, ये जो कोण बन रहा है ना, ये यहां पर आपको समान नजर आएगा। जो ढाल बन रही है वो आपको सभी धातुओं के लिए क्या नजर आएगी? ढाल आपको सभी धातुओं के लिए समान नजर आएगी, सभी धातुओं के लिए समान नजर आएगी, ठीक है। ढाल का मान सभी धातुओं के लिए समान नजर आएगा, ठीक है। जबकि जो दहली आवृत्ति है, जबकि जो दहली आवृत्ति है इसका मान अलग अलग होगा। दहली आवृत्ति का मान सभी धातुओं के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। बट ढाल जो है इस ग्राफ की सभी धातुओं के लिए आपको समान मिलेगी। ये दूसरा निष्कर्ष है जो कि आपने यहां से निकाला। और एक तीसरा निष्कर्ष और है, तीसरा निष्कर्ष और है हमारे लिए कि जो संतृप्त धारा है, संतृप्त धारा पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो ये 3 निष्कर्ष आपने निकाले आवृत्ति का प्रभाव देखने के लिए कि आवृत्ति का किस तरीके से यहां पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है हमारा हॉलवॉश और लेनार्ड का प्रयोग। इसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है तो कैसे होता है और उसके ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये हमें हॉलवॉश और लेनार्ड के प्रयोग ने अच्छे से सिखा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप बोर्ड के नजरिए से देखो तो ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो हमने अलग अलग ग्राफ बनाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके जो हमने स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन सी चीज पर कौन निर्भर करता है और कौन निर्भर नहीं करता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंस ध्यान रखना हर एक चीज की, ठीक। तो एक तो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात हम करते हैं
कि प्रयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि यहां पर हमें जो निष्कर्ष मिल रहे हैं भाई, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो प्रयोग के निष्कर्ष है, इनको तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो दिख रहा है वो लिखा है हमने यहां पर। लेकिन हम अभी तक प्रकाश को तरंग समझते आए हैं, इससे पहले वाला चैप्टर भी तरंग प्रकाश ही था। तो अगर तुम प्रकाश को तरंग मानकर इन सब प्रायोगिक निष्कर्षों को समझाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी भविष्यवाणी अलग होगी और जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो अलग होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपका तरंग सिद्धांत वहां पर विफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो भविष्यवाणियां हैं वो अलग होंगी और जो निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। तो निष्कर्ष तो मैंने आपको बता ही दिए, अब मैं आपको बताता हूं तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या भविष्यवाणी होती। भाई अगर आप तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रेडिक्शन करोगे तो आप क्या क्या प्रेडिक्शन करोगे कि अगर प्रकाश तरंग होगी तो इस प्रयोग में हमें क्या क्या नजर आना चाहिए। क्या क्या आया वो तो हमने बता दिया, क्या क्या आना चाहिए वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा मोटा प्रश्न बन के पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा हमने, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत कह लो या तरंग प्रकृति कह लो, उसकी विफलता के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे वो विफल हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगर तुम प्रकाश को तरंग मानोगे तो तुम्हारे निष्कर्ष क्या क्या निकलने चाहिए थे, तुम्हारी भविष्यवाणियां क्या क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर पहली चीज, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है, ठीक। तरंग तो सबने देखी है, और इस तरंग में कंपन कौन कर रहा होता है, तो इस तरंग में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं, और साथ ही साथ में इस तरंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई प्रकाश एक तरंग है और तरंग में विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं। अब जो विद्युत क्षेत्र के कंपन हैं वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो ये जो विद्युत क्षेत्र के कंपन है ये धातु के इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे, और धातु के इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे तो अंततः इन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम करेंगे। भाई ये हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों होगा, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए होगा कि प्रकाश एक तरंग है, उसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगता है और उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक गड़बड़ी है, ठीक है। गड़बड़ी ये है कि जैसे जैसे तुम तीव्रता बढ़ाओगे, ठीक है, तरंग सिद्धांत में जो तीव्रता का मान है वो किसके समानुपाती होता है, वो विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखना गड़बड़ क्या होने वाली है कि जैसे जैसे तुम तीव्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो यहां पर तीव्रता बढ़ाने पर क्या क्या होगा, तीव्रता बढ़ाने पर पहली चीज विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर अधिक बल लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों पर अधिक बल लगेगा
तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे, अधिक ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा के साथ में उत्सर्जित होंगे तो इनको रोकने के लिए, हमें अधिक स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, अधिक स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। आया ना सबको समझ में? भाई कहानी क्या बन रही है, तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या बन रही है कहानी, कि तरंग सिद्धांत में जो तीव्रता होती है वो तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि अगर तुम तीव्रता को बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ेगा, अगर विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है वो बल बढ़ जाएगा। तुम ज्यादा जोर से धक्का लगा रहे हो, जितना ज्यादा बल लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ऊर्जा से बाहर निकलेगा, उतना तेज भागते हुए बाहर निकलेगा, और जितनी ऊर्जा से बाहर निकलेगा उसको रोकने के लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर तो तुम क्या कह रहे हो कि तीव्रता बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, बट क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? तो तरंग सिद्धांत के आधार पर तो तुमने क्या कहा कि तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर तीव्रता बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। ठीक है, जबकि प्रयोगों में हमने पाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तीव्रता का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पहली विफलता है इसकी, तरंग सिद्धांत की पहली विफलता, कि तरंग सिद्धांत के आधार पर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ना चाहिए अगर आप तीव्रता का मान बढ़ाते हो तो, जबकि हमने प्रयोगों में क्या देखा था कि तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। मतलब हमारा तरंग सिद्धांत कुछ अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं और प्रयोगों में हमें कुछ अलग चीज प्राप्त हो रही है। और विज्ञान की पता है सबसे बड़ी खासियत क्या है, विज्ञान सिर्फ प्रायोगिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे काम करता है। कितनी भी अच्छी हो तुम्हारी थ्योरी, लेकिन अगर उस थ्योरी की जो प्रिडिक्शन है वो प्रयोगों से मेल नहीं खाते तो बेरहमी से उस थ्योरी को त्याग दिया जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि आज तक हम प्रकाश को तरंग मानते आए थे, बट हमने देखा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो यहां पर सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा। तो हमें तरंग प्रकृति को, तरंग सिद्धांत को त्यागना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये एक ही कमी है? और भी कमियां हैं, और भी कमी है। मान लो तीव्रता बहुत कम है और आवृत्ति भी बहुत कम है, ठीक है। मान लो दूसरी जो कमी बता रहा हूं मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी कमी क्या है कि मान लो तीव्रता और आवृत्ति बहुत कम है, ठीक है। मान लो एक कम आवृत्ति, ठीक है, विच इज लेस देन दहली आवृत्ति, ठीक है। बहुत कम आवृत्ति की ले ली तुमने, ठीक है। तो एक कम आवृत्ति की, मतलब दहली आवृत्ति से भी कम आवृत्ति की तरंग तुमने ले ली, कि तरंग तुमने ली, ठीक। अब तरंग ली तुमने, ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का कंपन तो अभी भी होगा। अगर विद्युत क्षेत्र का कंपन होगा तो फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन पर तो
पर अभी भी बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर तो अभी भी बल लगेगा, ठीक है। और मान लो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है तो देर सवेर मतलब कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो गड़बड़ियां हो रही है तरंग सिद्धांत के आधार पर। एक तो तरंग सिद्धांत के हिसाब से दहली आवृत्ति जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तरंग सिद्धांत के आधार पर तो हर आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, हर आवृत्ति पर, ठीक है, जो कि प्रयोगों के अंदर हमने देखा सत्य नहीं है। ठीक है, तो एक और चीज हमें यहां पर एक और गड़बड़ी मिल गई। ठीक है, हमें क्या गड़बड़ी मिली? हमें यह गड़बड़ी मिली कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से भी कम हो कम होने पर भी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होना चाहिए। जबकि प्रयोगों में हमने क्या देखा था? जबकि प्रयोगों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक और गड़बड़ी है, ये समय की पश्चाता, कि भाई मान लो इसको भी हम सुधार देंगे तो भी अब ये क्या कह रहा है कि कुछ समय पश्चात, मतलब तुमने तरंग डाली ना, उसके कुछ समय पश्चात उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत के आधार पर आपने देखा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग आपतन एवं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बीच कुछ समय पश्चाता होनी चाहिए, समय पश्चाता होनी चाहिए। जबकि प्रयोगों में ऐसा नहीं होता। जबकि प्रयोगों में ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही क्षण पर घटित होते हैं। तो ये एक और गड़बड़ है हमारे तरंग सिद्धांत के अंदर। तरंग सिद्धांत के हिसाब से तो तुम तरंग डालोगे, उसके कुछ समय बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो धीरे धीरे बल लगाओगे तो धीरे धीरे खिसकता वो धातु सतह से बाहर निकलेगा। लेकिन प्रयोगों में ऐसा नहीं होता। अगर दहली आवृत्ति से कम है तो निकलेगा ही नहीं, और अगर दहली आवृत्ति से ज्यादा है आवृत्ति तो फिर कोई समय पश्चाता नहीं होती। तुम जैसे ही तरंग डालते हो उसी क्षण पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, क्षणिक, बिल्कुल एकदम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा तरंग सिद्धांत जो है वो तो फेल हो गया। मतलब पिछले चैप्टर में हमने बड़ी मुश्किल से प्रकाश को एक तरंग सिद्ध किया था, इस चैप्टर के अंदर, मतलब अगले ही चैप्टर के अंदर हमने देखा कि वो सिद्धांत फेल हो गया। लेकिन विज्ञान में पता है क्या होता है? विज्ञान में जब भी कोई सिद्धांत फेल होता है ना, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फाइनली हमें कुछ नया पता पड़ने वाला है। जब भी विज्ञान में कोई चीज काम नहीं करती ना, उसको सक्सेस माना जाता है, पता है? क्योंकि अब हमने देखा यार कि हमारा तरंग सिद्धांत तो काम नहीं कर रहा, हमारे प्रयोगों से मेल नहीं खा रहा, तो अब हम और उत्साहित हो गए कि और अब कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई खोज करने का मौका मिलेगा।
तो वो खोज करी थी आइंस्टीन ने। तो अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि आइंस्टीन ने प्रकाश को पुनः एक कण माना, ठीक है, मतलब एक तरीके से न्यूटन का साथ दिया और प्रकाश को कण मानकर जितने भी प्रायोगिक निष्कर्ष हैं उनकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करी, एकदम सटीक। तो वो अपन देखेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना, इन चैप्टर्स को मेरे साथ में कंप्लीट करने में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।